नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीएमसी का चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए अग्नि परीक्षा थी और इस अग्नि परीक्षा को पार करने के लिए, इसे पास करने के लिए दोनों ही भाई एक साथ एक मंच पर 20 साल बाद आए थे। लेकिन इसके बावजूद ये इस अग्नि परीक्षा में फेल हो गए और इनकी सियासी कश्ती जो है वो बीच में ही डूब गई। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना ही इनकी विफलता का कारण बना। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से दोनों भाई 20 साल बाद एक मंच पर एक साथ दिखे, लेकिन इसके बावजूद इनका जादू नहीं चला और ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी कि महायुति के सामने ये बिल्कुल औंधे मुंह गिर गए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, जैसा कि बीएमसी चुनाव का ये जो पूरा नतीजा आया और इस नतीजे में और कुल मिलाकर के बीएमसी चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए थे, उनका पारिवारिक कलह खत्म हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी काम नहीं आया। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए नियाज, तकरीबन 20 साल बाद आए थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां मन से जो संगठन लगातार हार रहा था, लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में शून्य पे रह गए थे, उससे पहले जो 20 का जो पैनल का चुनाव हुआ था उसमें भी शून्य पे सिमट गए थे, यानी कि हार की हैट्रिक लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए सही कहा आपने, अग्नि परीक्षा थी और एक तरीके से उसमें फेल साबित हुए हैं। क्योंकि जो बीएमसी, जो मुंबई कहा जाता है कि ठाकरे परिवार के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए गढ़ है, वहां पे आसानी से जीत सकते हैं वो, वहां भी अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो कह सकते हैं महाराष्ट्र में उनकी राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसी बीएमसी से वो महाराष्ट्र की और नेशनल राजनीति की फलक पर उतरे थे या सामने आए थे और इसी बीएमसी के जरिए एक तरीके से कह लें कि हिंदुत्व की राजनीति स्थापित की थी, मराठी मानुष की राजनीति स्थापित की थी बाला साहब ठाकरे ने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, ठाकरे ब्रदर्स जब साथ में आए तब ऐसा कहा गया कि मराठी वोट कंसोलिडेट होगा, एक साथ आएगा और ये भी साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। तो ये भी इस बार साबित हो गया कि असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे वाली है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, एक तरीके से मराठी वोट को भी अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रही। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व का वोट था वो भी छिटक गया है शिवसेना से और महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है उससे भी छिटक गया है। क्योंकि इन्होंने जो नारे दिए थे वो नारे एक तरीके से अब चल नहीं पाए। देखिए, शिवसेना जो शिंदे गुट है वो मराठी वोटों को लेकर के आया और जो फडणवीस थे उन्होंने हिंदुत्व और विकास का जो एजेंडा दिया था, उन दोनों को अगर मिला दे तो महायुति ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया था, चाहे रणनीति के मामले में, वोटों के मामले में, चाहे एजेंडा देने के मामले में, वो काफी कारगर साबित हुआ। क्योंकि अगर मराठी वोट भी आ जाता है, हिंदुत्व का काडर भी आपको वोट करता है, विकास का एजेंडा भी आप अगर सेट करते हैं, तो अब बचा क्या? यानी कि ठाकरे परिवार के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 30 साल पुरानी सत्ता वहां उखड़ रही है तो अब मान के चलिए कि मन से जो राज ठाकरे आए हैं उसमें उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि उनसे न सिर्फ जो मॉडरेट तबका था, यानी कि जो स्विंग वोटर्स है, जो नया तबका है, युवा हैं या दूसरे प्रदेशों से लोग आकर के जो वहाँ रह रहे हैं। मसलन एक उदाहरण देता हूँ, जो उन्होंने चुनाव में जो कहते हैं कि बीएमसी या लोकल बॉडी जो होता है वो स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, लोकलाइज्ड मतलब इश्यूज रहते हैं, पानी, बिजली, सड़क, इस तरह के मुद्दे होते हैं। वहाँ पे आप उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी वाला नारा देते हैं और रसमलाई जैसा, अन्ना मलाई पर तंज करते हैं, रसमलाई जैसा तंज करते हैं, ये बताने के लिए कि जो वहाँ पे साउथ इंडियन जो कम्युनिटी है, जो वोट्स हैं, उस पर तंज करते हैं, कसते हैं, मराठियों को एकजुट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो उनका डिसाइसिव या डिविसिव पॉलिसी थी या कह सकते राजनीति थी, वो खारिज हो गई है। और इसलिए हम देखते हैं कि एक तरीके खुद को नुकसान तो करा ही बैठे, उद्धव ठाकरे को भी एक तरीके से गर्त में ले हुए। वही मैं आपसे ये भी पूछने वाला था, क्योंकि मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे हमेशा से मराठी अस्मिता, मराठी भाषा को लेकर के एक तरीके से हिंसक जो है वो सारी चीजें करते रहे हैं।
क्योंकि एक मुद्दा उठाना और उस मुद्दे पर लड़ना वो अलग बात होती है, लेकिन उस मुद्दे के नाम पर हिंसा करना, सड़कों पर लोगों को मारना और ये सारी चीजें उनके राजनीति में शामिल रही है। वहीं पे अगर जैसा कि 20 साल बाद ये दोनों साथ आए, लेकिन इसके बावजूद इनकी राजनीति फेल हुई और उद्धव ठाकरे शायद उन्होंने ये सोचा कि राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद हो सकता है कि मराठी अस्मिता के जो मुद्दे हैं या फिर मराठी जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा जो है वो इनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ ना मिला करके, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी भाई की जगह पर कांग्रेस से हाथ मिला लिए होते तो शायद उनके परिणाम इससे बेहतर होते, क्योंकि साल 2017 में जो बीएमसी का चुनाव हुआ था उस वक्त उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उन्हें टोटल 84 सीटें मिली थी, लेकिन अब जो सीट का आंकड़ा है वो महज 64 है। वहीं पे बीजेपी को 89 सीट मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने भाई से हाथ मिलाना इनको नुकसान का सौदा हुआ है, घाटे का सौदा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसा कि क्या बीजेपी को भी इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मराठी वोट बैंक है वो पूरा का पूरा राज ठाकरे की तरफ क्या शिफ्ट हुआ या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मराठी अस्मिता और भाषा इन सब चीज़ों की पॉलिटिक्स में नहीं थी। ज़्यादातर जो राजनीति कर रहे थे वो एक तरफ तो मन से राज ठाकरे और दूसरी तरफ महायुति में सहयोगी एकनाथ शिंदे। तो किसकी राजनीति किस पर भारी पड़ी? देखिए, राज ठाकरे का शिवसेना के साथ आना, उद्धव ठाकरे के साथ आना, मुझे लगता है शिवसेना यूबीटी के लिए भारी पड़ा है, क्योंकि पहले ही वो कांग्रेस के साथ जा करके, जिस बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, उस कांग्रेस के साथ आना जो इस कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का नारा दिया था, जिसने राम को काल्पनिक कहा था, जिस राम और भगवा के जरिए उनकी राजनीति चलती है, उस पार्टी के साथ अगर आप आते हैं तो एक समझ लीजिए कि अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। फिर भी आए, चलिए आपको क्षणिक सफलता मिली भी थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति हिट हो गई, ये फॉर्मूला कामयाब हो गया। ऐसे में अगर राज ठाकरे भी आते हैं, देखिए मुसलमान जो शिवसेना को वोट दे रहा था, आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है कि उसकी पसंद आने लगी थी, ये था कि जो बीजेपी को अल्टरनेटिव हरा सकता है, जो महागठबंधन में था उसको वोट दिया था। वैसे ही जब कांग्रेस उस गठबंधन से बाहर हुई, जैसे ही उस गठबंधन में, देखिए सीटें कम है, 277 सीटें हैं, उस सीटें में सबको लड़ने हैं, उसमें शिवसेना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पार्टी बने, अपनी ताकत दिखाए, अपना मेयर बनाए। ऐसे में अगर वो कांग्रेस के साथ भी लड़ती, मन से भी वहाँ पे साथ होती, तो कैसे शिवसेना वहाँ पे अपनी ताकत दिखा पाती? ऐसे इसलिए जब मनसे के साथ आई थी ताकि मराठा जो वोट है उसको अपने साथ मिला सके, लेकिन जैसे ही मन से आई, कांग्रेस वहां से अलग हो गई। कांग्रेस अलग हो गई तो जो मुस्लिम वोट है उसका बंटवारा हुआ, कुछ कांग्रेस के साथ गया, कुछ AIMM के साथ गया। वहां पे देखिए कितनी बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी। तो ऐसे में देखिए कि जो मुसलमान वोट इनको मिलता था वो चला गया उनके साथ, तो सीटों का भी कमी हुआ, वोट परसेंटेज का भी कमी हुआ। और जहां तक मराठा वोट के लिए इनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, वो तो पहले ही शिवसेना शिंदे की वजह से बढ़ चुका था। और एक और बात अभी इस चुनाव में साबित हो गया न्याज कि ठाकरे लगाने से आपको मराठा वोट नहीं मिलेगा, मराठा वोट भी चलेगा, वहां राम का भी नारा चलेगा, जो अटल जी कहा करते थे, जो लोकसभा चुनाव में काफी वायरल हुआ था, इस चुनाव में भी काफी वायरल हुआ था कि आपको बीजेपी से लड़ना है लड़िए, राम से मत लड़िए, निपट जाएंगे। तो वही कुछ हुआ कि जो संजय राउत ये कहा करते थे कि यहाँ पे राम का नारा नहीं चलेगा, जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा, सुप्रिया सुले जो कहा करती थी, उद्धव ठाकरे यहाँ तक कि अभद्र टिप्पणी पे उतर आए थे जो राम भक्त थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों को देखें और जो प्योर मैथमेटिक्स है वोट परसेंटेज का, उसको देखें तो कह सकते हैं कि शिवसेना की तरफ मनसे का आना उनको भारी पड़ा है। कांग्रेस का मतलब अकेले लड़ना, AIM के साथ मुस्लिम वोटों का बंटवारा, ये ने काफी नुकसानदेह साबित हुआ है। एक आखिरी सवाल केशव की
एक तो ये बात साबित हो गई कि पारिवारिक एकजुटता आपकी जीत की गारंटी नहीं होती, वो जीत की गारंटी नहीं देती। दूसरी बात ये कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर के हमेशा से सवाल किया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब से शिवसेना में दो फाड़ हुआ और एकनाथ शिंदे अलग हुए तो ये कहा जाने लगा कि बाला साहेब ठाकरे की जो असल राजनीतिक विरासत है वो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गई है, यानी कि वही उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी भी लगातार बाला साहेब ठाकरे को सम्मानित करती है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वाकई में जो बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत है वो ठाकरे बंधुओं के पास ना होकर के अब एकनाथ शिंदे जो है उनके पास चली गई है, या फिर वो उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, इसका एक उदाहरण के साथ या एक स्टेटमेंट के साथ मैं आपको जवाब दूंगा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कहा करते थे, या कहते हैं, उनका कई स्टेटमेंट है कि जरूरी नहीं कि जो बीजेपी है वही संघी होगा या वही राष्ट्रवादी होगा या वही असली हिंदू है। अगर कोई राष्ट्रवादी है, कोई धर्म को मानता है, संस्कृति को मानता है, सम्मान करता है, उसको बढ़ाता है, तो वो कांग्रेस में भी हो सकता है। उसके लिए मतलब उसके लिए कह सकते हैं कि आरएसएस का सम्मान उसके लिए भी है। ऐसे में तो ये जवाब सवाल ये उठता है कि क्या जो ठाकरे की विरासत है, यानी बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, क्या वो संपत्तियों की विरासत है, क्या मातोश्री की विरासत है, या विचारधारा की विरासत है? अगर विचारधारा की विरासत है तो शिंदे भी उसे आगे बढ़ा सकते हैं, बीजेपी भी आगे बढ़ा सकती है और बढ़ा रही है। क्योंकि अगर देखें कि वो हिंदुत्व की बात करते थे, वो राम मंदिर की बात करते थे, कौन पार्टी है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है? बीजेपी। शिंदे अगर वहां पे मराठा वोटों को एकत्रीकरण कर रहे हैं, उसे एकजुट कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसमें तड़का लगा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, वहां पे दूसरे फैक्टर कह सकते हैं ओवैसी आ रहे हैं, उनसे लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जहां तक विरासत की बात है तो आइडियोलॉजिकल विरासत की बात होती है, पैतृक संपत्ति की विरासत की बात नहीं होती। वो तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के साथ ही जाएगा। जो आइडियोलॉजिकल वोट की बात होती है वो शिंदे के साथ गया, बीजेपी भी उसे बढ़ा रही है। और ये तय जो करने वाला होता है ना, कोई हम नहीं तय कर सकते या राजनीतिक विश्लेषक तय नहीं कर सकते, वो जनता तय करती है। और विधानसभा चुनाव में यानी डिसाइसिव विक्ट्री दे करके, थंपिंग मेजोरिटी दे करके, बीएमसी चुनाव में थंपिंग मेजोरिटी दे करके, ठाणे जिस वो मराठा का गढ़ माना जाता है, जो शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां एक छत्र जीत हुई है शिंदे की पार्टी की। बीजेपी वहां दूसरे नंबर पर रही है, जाहिर सी बात है सीटें भी लड़ भी ज्यादा पे रही थी शिंदे की पार्टी। ऐसे में कह सकते हैं कि अब विरासत वाली जो बात है अब वो शिंदे के पास है, पैतृक संपत्ति जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे अपने पास रखे, जाहिर सी बात है। और राजनीति में विचारधारा जो है वो विचारधारा बहुतों की बदल भी जाती है समय के साथ और स्वार्थ के साथ, अगर विचारधारा की बात की जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे कौन बढ़ा रहा है। मतलब कि उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि वही इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरीके से उन्होंने महाविकास आघाड़ी का दामन थाम लिया और वहां पर उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की जो हिंदुत्व की एक विचारधारा थी उसके साथ समझौता किया, लेकिन वहीं पे एकनाथ शिंदे हैं जो कि वो लगातार बीजेपी के साथ वो टूट करके गए। उनके साथ चूंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा एक है और दोनों ही मानते हैं कि वो असल जो है बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि वाकई में कौन विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है? और ये जो बीएमसी में सबसे बड़ी हार हुई है, करीब करीब 30 सालों के बाद जो है बीएमसी में ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हुआ है और लगभग आजादी के बाद पहली बार बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाने जा रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और दोनों भाइयों की हार को लेकर के आप क्या कहेंगे? आखिर 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक साथ हाथ मिलाया, लेकिन इसके बावजूद वो इस अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कमेंट करके आप जरूर बताएं और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।